सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकेज सहलग्नता। क्लासिकल जेनेटिक्स में अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने लिंकेज को। लिंकेज अगर हम देखें, सहलग्नता, ये पॉइंट, ये नाम पहले भी कहीं आया था, रिकॉल करिए कहां? मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में, स्वतंत्र अपव्यूहन के अपवाद में। स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद यही था लिंकेज, सहलग्नता। क्यों अपवाद था, क्या पॉइंट्स थे, वो डिटेल में आपको यहां पर समझना है। और यहीं पर आपको स्वतंत्र अपव्यूहन को भी दोबारा माइंड में रिकॉल करना है। स्वतंत्र अपव्यूहन में आपने कहा था कि लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, तो हमें स्वतंत्र अपव्यूहन देखने को मिला था। और मेंडल में हमने देखा सीड कलर, सीड शेप, दोनों कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। एक क्रोमोसोम 1 पर, एक क्रोमोसोम 7 पर हमने वहां देखा था। तो यहां स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद लिंकेज, इससे डिटेल में आपने समझना है। पहला पॉइंट तो लिंकेज या सहलग्नता हम कह किसे रहे? लिंकेज का मतलब यहां पर यह कि जो भी जीन्स आप स्टडी करें, 2, 3, 4, 10 जीन, जितने भी लक्षणों के जीन हम ले रहे हैं, वो सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। तो एक ही गुणसूत्र पर जो जीन आपको मिल रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे सहलग्न जीन। और ये सभी जीन साथ में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक सेल से दूसरे सेल में स्थानांतरित होंगे, जिसे आपने कहना है सहलग्नता। ध्यान से, एक क्रोमोसोम पर सारे जीन हैं, तो ऑब्वियसली जब वो क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में जाएगा तो उसके ऊपर जितने जीन हैं वो भी उसी के साथ ही जाएंगे। इसी प्रोसेस को आपने कहना है सहलग्नता। जैसे परिभाषा देखें यहां, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स का अगली पीढ़ी में साथ साथ या एक समूह के रूप में वंशागत होना सहलग्नता कहलाता है। यही कहा अभी हमने आपसे कि लिंकेज का मतलब एक क्रोमोसोम पर सभी जीन है और वो सभी जीन उस क्रोमोसोम के साथ में ही ट्रांसफर होंगे। इसका अगर रिप्रेजेंटेशन हम देखें, जैसे आपके सामने ये क्रोमोसोम हम देख रहे हैं, इस पर कुछ जीन्स आप लीजिए। जैसे हमने लिया जीन ए, जीन बी, इसी तरह से जीन सी और जीन डी। तो ये एक क्रोमोसोम पर 4 जीन आप देख रहे हैं, ए, बी, सी, डी। तो जब ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाएगा तो इसके ऊपर जितने भी जीन हैं वो भी साथ में ही जाएंगे। तो इन सभी जीन का समूह के रूप में स्थानांतरित होना या वंशागत होना क्या कहलाएगा? सहलग्नता। और इन जीन्स को आप क्या कहेंगे? सहलग्न जीन, लिंक जीन। ये सारे जीन आपस में सहलग्न जीन है, क्योंकि ये सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन को याद करिए, हमने क्या कहा था? स्वतंत्र अपव्यूहन में आपने कहा जीन अलग अलग गुणसूत्र पर होंगे। ए जीन यहां तो बी किसी और क्रोमोसोम पर, सी किसी पर, डी किसी पर। अगर जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर है तब तो है स्वतंत्र अपव्यूहन, लेकिन अगर जीन एक ही गुणसूत्र पर है तो उसे आपने कहना है सहलग्नता। तो ये जीन कहलाएंगे सहलग्न जीन। इन जीन्स का समूह के रूप में स्थानांतरण कहलाएगा सहलग्नता। क्लियर? यहीं पर अगर हम देखें तो लिंकेज को सबसे पहले देखने वाले, सर्वप्रथम बेटसन और पुनेट द्वारा इन्हें देखा गया। नाम दे रखे आपको, बेटसन एंड पुनेट। इन्होंने सबसे पहले देखा था जस्ट, लेकिन इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले पर्सन कौन? टीएच मॉर्गन। ये याद रखेंगे, देखा गया किसके द्वारा? बेटसन और पुनेट द्वारा। लेकिन सहलग्नता शब्द का विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन? टीएच मॉर्गन। और ये सहलग्नता नाम देने वाले भी कौन? टीएच मॉर्गन। और मॉर्गन ने किसके ऊपर कार्य किया? सभी जानते हैं, पहले भी बताया गया, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर। इस पर कार्य करके इन्होंने लिंकेज को प्रूफ किया, या लिंकेज की जो पॉइंट्स है वो यहां पर इन्होंने बताया। तो ये पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखें। आपने बताया देखने वाले तो कौन? बेटसन एंड पुनेट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने वाले आप बताएंगे यहां पर टीएच मॉर्गन, मटीरियल ड्रोसोफिला। लिंकेज, अभी ये डायग्राम हमने देखा था कि जो जीन, सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पर, सहलग्न जीन, ये सब एक साथ ट्रांसफर होंगे और इसलिए इसे आपने कहना है यहां पर सहलग्नता। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार जो पॉइंट हमने कहा डेफिनेशन में देखें, सहलग्नता दर्शाने वाले जीन को सहलग्न जीन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया सहलग्न जीन अयुग्म विकल्पी जीन होंगे। देखिए ये भी एक पॉइंट,
कि जितने भी लिंक जीन है अंडरस्टूड है वो नॉन एलिलिक होगा। ए और बी ये नॉन एलील है, क्योंकि एलील तो समजात गुणसूत्र पर होता है, सामने होमोलोगस पर। ये तो एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग जीन है, तो ये सब आपस में कौन है? नॉन एलिलिक। ए बी सी डी एफ जेड जो भी हम ले, ये सभी आपने बताने नॉन एलिलिक जीन। फिर सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, अभी आपने कहा भी था ये पॉइंट। फिर आप बता रहे हैं सहलग्न जीन क्रॉसिंग ओवर, देखिए एक मेन पॉइंट आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। सहलग्न जीन वो जीन जो एक ही गुणसूत्र पर है और वो साथ में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, सहलग्नता कहलाएगा। लेकिन इन्हीं सहलग्न जीन को, यानी जो एक ही गुणसूत्र पर है, उसे भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन कौन से प्रोसेस के द्वारा? तो वो आपको दे रखा है क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। और क्रॉसिंग ओवर आप सभी जानते हैं, सेल बायो में भी आपने पढ़ा है कि जो समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो आदान प्रदान एक्सचेंज हुआ है उसे आप कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस के समय आपको देखने को मिलता है। तो सहलग्नता यानी जो जीन समूह के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर होंगे। इन सहलग्न जीन को भी अलग किया जा सकता है, लेकिन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो वो आपने बताना है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। अब यहीं पर इसका जो क्रॉसिंग ओवर हमने कहा है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें, देखिए यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी हमने लिखा है समजात गुणसूत्र पर। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद आप देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, यानी यहां ये बी में आपने क्रॉसिंग ओवर देखा। ये तो ऐसा कैसा है, यानी ए और बी संलग्न, क्योंकि ये एक गुणसूत्र पर है, ये साथ जा सकते हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी। लेकिन अब कैपिटल ए के साथ कौन आ गया? स्मॉल बी। क्यों? क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसमें आपको मिलेगा? समजात गुणसूत्रों के समान स्थल जो आप देख रहे हैं, समजात गुणसूत्र, उनके नॉन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में आपको आसानी से क्रॉसिंग ओवर मिल रहा है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, सहलग्नता में जो जीन है उन्हें हम अलग कर सकते हैं केवल किसके द्वारा? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। तो ये डायग्राम में आपने देखा। अब यहीं पर क्रॉसिंग ओवर या सहलग्नता लिंकेज की हम बात करें तो यहां ये दोनों चीजें जीन के मध्य जो दूरी है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। अगर गुणसूत्र पर जीन पास में, तो आप देखेंगे सहलग्नता बढ़ेगी और क्रॉसिंग ओवर कम होता हुआ आपको मिलेगा। या फिर हम कहें जीन के मध्य की दूरी को आप बढ़ा देते हैं, तो आप क्या देखेंगे? लिंकेज, सहलग्नता कम होगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। यानी अगर लिंकेज बढ़ रहा है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, या क्रॉसिंग ओवर बढ़ रहे हैं तो लिंकेज कम होते हुए आपको मिलेंगे। कैसे? देखिए यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने दो डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहले यहां आइए, जीन वही है ए बी, यहां आपने लिया है ए और डी। ए और बी जीन काफी पास में, जबकि ए और डी जीन के बीच में दूरी ज्यादा है। तो यहां क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज ध्यान से समझें। ए और बी का दूरी बहुत कम है, आप देख सकते हैं, जबकि ए और डी के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। सहलग्न जीन है क्योंकि एक ही गुणसूत्र पर है, ये भी सहलग्न है, एक ही गुणसूत्र पर है। सहलग्न कब अलग हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कब हो सकता है? जब जीन की दूरी ज्यादा होगी। जीन अगर पास है तो इनके साथ में स्थानांतरण होने के चांस ज्यादा होंगे क्योंकि दूरी कम है। जीन के मध्य दूरी बढ़ गई तो क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ जाएंगे। वही आप यहां समझाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए ए और बी काफी पास में, दूरी कम है, तो जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस यहां कम होगा, यानी जो पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेशन है, वो कम बनेंगे। और क्रॉसिंग ओवर कम, इसका मतलब लिंकेज, सहलग्नता ज्यादा देखने को मिल रही है। ए और बी में सहलग्नता ज्यादा होगी, वही आप लिख रहे हैं मजबूत रूप से सहलग्न जीन, यानी ये टाइटली लिंक है। क्यों टाइटली लिंक है? क्योंकि ये पास पास में,
और पास है तो दूरी कम है, दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लिंकेज बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड वाले में आइए। यहां अगर आप देखें तो यहां दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा यानी पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेशन, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और लिंकेज कम हो गया, संलग्नता कम है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। तो यहां ढीले ढाले रूप यानी लूजली लिंक जीन्स आपको मिलेंगे। तो दोनों आप अपने सामने देख सकते हैं कि अगर जीन पास में है तो सहलग्नता ज्यादा, लिंकेज टाइट होगा। और अगर जीन के मध्य दूरी ज्यादा है तो आप देख सकते हैं लिंकेज कम होता हुआ मिलेगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होंगे। दोनों ऑपोजिट चलेंगे। यहां लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो गया, इधर आप देखें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो लिंकेज कम हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज की हम बात करें, इन्हें प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन हुआ? हम देख सकते हैं दूरी, जीन के मध्य की दूरी। ये लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करता है कि अगर जीन के मध्य की दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा, और यदि जीन के मध्य की दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम होता हुआ आपको मिलेगा। इन्हीं कारक को अगर हम देखें एक टेबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहला कारक जो क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज को प्रभावित करता है, दूरी, यही हमने कहा। अगर दूरी बढ़ा दी जाए, एरो ऊपर है यानी दूरी हम ज्यादा करें तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, जीन दूर हो गए, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होंगे, लेकिन लिंकेज कम होता हुआ आपको यहां पर मिलेगा। और यू क्रोमेटिन की बात की जाए, यू क्रोमेटिन यानी आप सुनते हैं मॉलिक्यूलर में भी आपने पढ़ा होगा, हेट्रोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। डीएनए अगर हल्का लूजली कॉइल्ड है तो यू क्रोमेटिन, डीएनए टाइटली बंधा हुआ है तो आप कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन यानी डीएनए हल्का यानी खुला खुला है, खुला है इसका मतलब कि जीन की दूरी ज्यादा होगी, और ज्यादा है यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, लिंकेज कम। हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब डीएनए कंडेंस है, टाइटली कॉइल्ड हो रहा है, और डीएनए अगर कंडेंस कॉइल्ड हुआ तो दूरी कम हो जाएगी, और दूरी कम होने के कारण क्रॉसिंग ओवर भी कम होता हुआ आपको मिलेगा, लेकिन लिंकेज बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी कम है, जीन पास में, और जीन पास है तो लिंकेज ज्यादा होगा। एज फैक्टर, आयु की बात करें तो एज में हम देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगी क्रॉसिंग ओवर कम होता हुआ आपको मिलना है, यानी लिंकेज बढ़ेगा। और एक आपको दे रखा है लिंग का, सेक्स का फैक्टर आपको दे रखा है, मेल और फीमेल दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो किसमें लिंकेज ज्यादा या किसमें क्रॉसिंग ओवर कम ज्यादा आपको मिलना है। तो सबसे पहले मादा, फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मिलेगा, जबकि यहां लिंकेज फीमेल में कम मिलना है। और मेल में ऑपोजिट, मेल में क्रॉसिंग ओवर कम और लिंकेज ज्यादा। ये जस्ट आपको याद रखना है केवल, और कुछ नहीं। मेन फैक्टर जो आपसे पूछा जाता है वो है दूरी का, ये अच्छे से याद रखेंगे कि अगर जीन पास है तो लिंकेज ज्यादा होगा, जीन दूर है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होंगे। यहां जो ये फैक्टर दिया गया मेल फीमेल, ये केवल याद रखें, इसका रीजन एक्चुअल में सेक्स क्रोमोसोम है। अगर इसको समझने के लिए हम ट्राई करें तो देखिए मेल फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं, इनमें 22 तो कौन है? ऑटोसोम। तो ये ऑटोसोमल मेल और फीमेल दोनों में समान है, वहां एक जैसे लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सब मिलेगा। लेकिन 23rd में आइए, 23rd नंबर के क्रोमोसोम की बात करें तो फीमेल में 23rd में आपको मिलता है XX, और मेल के 23rd में हमें मिलता है XY। अगर आप देखें फीमेल में 23rd में कौन है? XX, और मेल में आपको मिलेगा XY, ये आप देखते हैं। तो अब देखिए ये XX होमोलोगस क्रोमोसोम है, जबकि X और Y ये होमोलोगस नहीं है। तो जब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होगा तो सिंपल सी बात है, इसमें लिंकेज कम होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर, ये आसानी से क्रॉस ओवर कर सकता है। तो फीमेल में क्रॉस ओवर के चांस बढ़ गए। आप देखिए फीमेल मादा क्रॉस ओवर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहां XX होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आराम से क्रॉस ओवर
कर सकते हैं। जबकि मेल की बात करें तो वहां एक्स और वाई है, एक्स वाई होमोलोगस नहीं है, यानी इनमें क्रॉसिंग ओवर काफी कम, ना के बराबर मिल रहा है। तो जब ये क्रॉस ओवर नहीं करेंगे तो ये यहां क्या करेंगे, लिंकेज, ये ऐसे कैसे अगली पीढ़ी में जाते हुए मिलेंगे। तो इसलिए नर में आप देखेंगे लिंकेज, आपको नर में अगर हम देखें लिंकेज ज्यादा मिलता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा है, कम हो पा रहा है। क्यों कम है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वहां एक्स और वाई क्रोमोसोम है जो पूरी तरह से होमोलोगस नहीं है। बट मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है फैक्टर, वो है दूरी। ये केवल आप याद रखें कि जीन पास है तो लिंकेज ज्यादा होगा, जीन दूर है तो क्रॉसिंग ओवर आपको ज्यादा मिलने। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, टॉपिक हम देख रहे हैं लिंकेज। लिंकेज में ही अभी आपने लिंकेज के फैक्टर्स बताए, कौन कौन से कारक लिंकेज को प्रभावित करते हैं या क्रॉसिंग ओवर को। अब यहीं पर आपको बताना है, इन सहलग्न जीन की व्यवस्था भी आपको देखनी है। अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन, हमने कहा लिंकेज में कि जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाएंगे, वो कहलाएंगे सहलग्न जीन, और ये साथ साथ में ट्रांसफर होंगे, जिसे हम कहते हैं सहलग्नता। तो जो सहलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था अगर हम देखें तो दो अलग अलग व्यवस्थाएं आपको दे रखी है। एक आपको मिलेगा यहां पर सिस व्यवस्था या सिस अरेंजमेंट, एक आप बता सकते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, यानी एक कपल्ड और एक रिपल्ड फॉर्म में। तो दो व्यवस्थाएं, एक सिस और एक ट्रांस, कपल्ड, कपलिंग और रिपल्शन आप कह सकते हैं। यहां पर किस तरह से देखेंगे, अभी यहां पर जो जीन एक ही गुणसूत्र पर है उन्हें हमने कहा है सहलग्न जीन। अब सहलग्न जीन की व्यवस्था बताई जा रही है, दो तरह की व्यवस्था, एक सिस और एक ट्रांस अरेंजमेंट। किस तरह से देखिए, अगर यहां हम देखें जो प्लस प्लस है, ये एक्चुअल में प्रभावी डोमिनेंट को बताना चाह रहा है, जिसे हम क्रोमोसोम पर समझे कि इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप क्या कहेंगे, सिस अरेंजमेंट। क्लियर स्टूडेंट? अगर एक ही गुणसूत्र पर जीन वो सभी डोमिनेंट 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 प्रभावी प्रभावी मिल रहे हैं तो उसे आप कहेंगे सिस अरेंजमेंट। या फिर एक ही क्रोमोसोम पर सभी रिसेसिव है, तब भी उसे हम क्या कह सकते हैं, सिस अरेंजमेंट। एक क्रोमोसोम, ये कैपिटल ए, ये डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, और भी कोई जीन है, अगर हम जिन सहलग्न जीन का अध्ययन करें वो सभी सहलग्न प्रभावी है और सभी प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर है, तो उसे आप कहेंगे सिस अरेंजमेंट। और या फिर इसी तरह से एक ही गुणसूत्र पर सभी अप्रभावी है, तब भी इसे हमने क्या कहना है यहां पर, सिस अरेंजमेंट। सिस समान एक तरह से, यानी सब समान प्रकार की, या तो सभी आपको प्रभावी मिले या सभी अप्रभावी, तो उसे आप कह सकते हैं यहां पर सिस अरेंजमेंट। क्लियर? अब इनको नोट करने का पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए यहां हमने प्लस प्लस लिखा है। प्लस एक्चुअल में डोमिनेंट प्रभावी को बताना चाह रहे हैं कि जीनोटाइप सिस का हम कैसे लिखें। तो आपने लिखा ये प्लस प्लस, इस तरह से प्लस प्लस आप बता रहे, फिर हमने कर दिया ऑब्लिक, ये ऑब्लिक, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये सिस अरेंजमेंट बताना चाह रहा है, यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने स्लैश ये ऑब्लिक एक लाइन लिख रखी है कि इस तरफ वाला जो क्रोमोसोम है इस पे दो जीन दोनों प्रभावी है, और इधर वाले क्रोमोसोम पर भी दो जीन और दोनों अप्रभावी है, यानी कि ये कैसा अरेंजमेंट हुआ, सिस अरेंजमेंट। तो ये कौन है, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये स्मॉल है यानी यहां कैपिटल ए है, और ये स्मॉल बी मतलब ये कैपिटल बी है। तो जो कैपिटल लेटर है डोमिनेंट, उसे आपने यहां पर प्लस से बताया, और जो रिसेसिव लेटर है यानी अप्रभावी, उसे हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। इसी तरह से आप आइए ट्रांस में। ट्रांस को भी अगर हम क्रोमोसोम लेवल पे समझे कि ये आपके सामने क्रोमोसोम जीन हमने ले रखे हैं वही ए और बी, लेकिन यहां देखिए इस क्रोमोसोम पर ए और बी क्या दोनों प्रभावी है, नो। क्या दोनों अप्रभावी है, नो। यहां एक प्रभावी और एक अप्रभावी, यानी इस क्रोमोसोम पर दोनों तरह के जीन मिल रहे हैं, प्रभावी भी अप्रभावी भी। तो इस अरेंजमेंट को हमने क्या कहना है यहां पर, ट्रांस अरेंजमेंट, ये कहलाएगा ट्रांस। क्लियर? यहां देखिए एक अप्रभावी
एक प्रभावी, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। तो अगर गुणसूत्र पर केवल प्रभावी जीन है, सिस अरेंजमेंट। यदि गुणसूत्र पर केवल अप्रभावी है, तब भी सिस अरेंजमेंट। लेकिन अगर गुणसूत्र पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के जीन उपस्थित हो, तब इसे हम कहेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। और यहां नोट वैसे ही करेंगे जैसे ये देखिए, पहले एक डोमिनेंट है तो प्लस हमने लिखा, फिर स्मॉल बी ये रिसेसिव लेटर, अब ऑब्लिक कर दिया। अब इस क्रोमोसोम के जीनोटाइप स्मॉल ए और प्लस, ये कैपिटल बी के लिए प्लस ये लिखा हमने, प्लस बी बाय स्मॉल ए प्लस, यानी ये ट्रांस अरेंजमेंट। तो दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है। अगर दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर या दोनों रिसेसिव एक क्रोमोसोम, सिस अरेंजमेंट। डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के जीन एक ही क्रोमोसोम पर, तो उसे आपने कहना है यहां पर ट्रांस अरेंजमेंट। तो दो अरेंजमेंट बता दिए गए। अब यही लिंकेज के अगर आप देखें टाइप्स यानी प्रकार, तो दो तरह की लिंकेज सहलग्नता आपको देखने को मिलती है। एक पूर्ण सहलग्नता कंप्लीट लिंकेज, एक अपूर्ण सहलग्नता इनकंप्लीट लिंकेज। लिंकेज दो प्रकार के बताए जा रहे हैं, एक पूर्ण और एक अपूर्ण, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकंप्लीट लिंकेज। पहला आप लेंगे पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज। देखिए नाम से ही काफी कुछ क्लियर कर रहा है। कंप्लीट लिंकेज यानी यहां क्रोमोसोम पे जो जीन है वो संलग्न जीन ये साथ में जा रहा है, इसे आप कह रहे हैं लिंकेज। और यहां 100% लिंकेज आपको मिलेगा, इसलिए इसे आपने कहा यहां पर पूर्ण संलग्नता। लेकिन ये मिलना काफी रेयर है, ये इजीली आपको देखने को नहीं मिलते, हमने लिखा भी है अति दुर्लभ। और यहां जब कंप्लीट लिंकेज है, इसका मतलब कहीं कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई जीन विनिमय आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, ये आपने बता रखा है। और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो कहीं कोई वेरिएशन, विभिन्नता आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए नाम ही है पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज है, 100% लिंकेज। जैसे ये क्रोमोसोम पे जीन है, ऐसे कैसे ही अगली पीढ़ी में चले गए, 100% लिंकेज हुआ है, कहीं कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कहीं कोई नया वेरिएशन आपको देखने को यहां पर नहीं मिलता है। इस पॉइंट को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए एक सेल आपको दे रखी है, इस पे एक क्रोमोसोम पर कैपिटल ए कैपिटल बी, सामने वाले में स्मॉल ए स्मॉल बी है। यहां आपको पूर्ण सहलग्नता बतानी है। पूर्ण सहलग्नता मतलब क्रॉसिंग ओवर अनुपस्थित, जीन विनिमय नहीं मिल रहा है। तो जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, तो मियोसिस में हम क्या बताएंगे, ये समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाएंगे और अपने अपने सेल में ट्रांसफर, गैमेट बनेंगे एन और एन, ये 2n है, एन और एन बन गए। तो आप देखिए दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए और दो युग्मक बने। पहला युग्मक कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा युग्मक स्मॉल ए स्मॉल बी। और दोनों युग्मक देखिए बिल्कुल पैरेंटल टाइप के, ये पैरेंटल यानी जनकीय, बिल्कुल जनक के समान, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे के ऐसे ही ये क्रोमोसोम जीन अगली पीढ़ी में यानी युग्मक में चले गए। तो इसे हमने कहा पूर्ण सहलग्नता। तो पूर्ण सहलग्नता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, कोई नए प्रकार के युग्मक नहीं दिख रहे। यहां जो भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं बिल्कुल पैरेंटल 100% लिंकेज आपको यहां देखने को मिल रहा है, यानी न्यू गैमेट्स ये मिलने यहां पर 0%, कहीं कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला। ये याद रखेंगे, इससे आपने अपूर्ण सहलग्नता से कंपेयर भी करना होगा। तो लिंकेज कितना हो गया, 100% एज इट इज आपको मिल रहा है। क्रॉसिंग ओवर इसमें 0%, जो अभी हमने कहा भी था। यहां पर नए संयोजन वो 0 होंगे, क्योंकि नए संयोजन बनने का कारण होता है जीन विनिमय, और जीन विनिमय तो यहां 0 है। जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुआ तो कोई नया कॉम्बिनेशन आपको यहां देखने को नहीं मिलता है, यानी जितने भी आपको मिलेंगे वो 100% पैरेंटल, कोई न्यू कॉम्बिनेशन नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल ड्रोसोफिला में कॉमनली ये देखा गया है, और फीमेल जो रेशम कृमि है उनके कुछ जीन्स में आपको मिलता है। तो एक बार सारे पॉइंट यहां देखें। फर्स्ट, सहलग्नता दो प्रकार के हैं, एक पूर्ण और दूसरा अपूर्ण।
सबसे पहले हमने लिया पूर्ण सहलग्नता 100% लिंकेज, नाम में ही आंसर है पूर्ण सहलग्नता, कंप्लीट लिंकेज, और ये मिलेगा काफी रेयर। जब कंप्लीट लिंकेज कह रहे हैं इसका मतलब यहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो कहीं कोई नया कॉम्बिनेशन आपको यहां नहीं मिलेगा। यहां 100% लिंकेज, ये ऐसे के ऐसे ही युग्मक बनाएंगे और अगली पीढ़ी में चलेंगे, तो कोई न्यू टाइप ऑफ गैमेट नहीं मिलना है। क्लियर? और यहां अगर हम देखें तो युग्मक कितने प्रकार के बने, तो वो आप बता सकते हैं 2। अगर पूछा जाए इधर कितने प्रकार के युग्मक बने, ये आप देख सकते हैं 2 प्रकार के। एक तरह से मोनोहाइब्रिड की तरह, मोनोहाइब्रिड में भी 2 प्रकार के ही युग्मक बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां जीन जरूर 2 है, लेकिन क्योंकि पूर्ण संलग्नता है तो यहां भी आपको 2 प्रकार के युग्मक ही मिलते हैं। तो पूर्ण संलग्नता में हमेशा आपको 2 प्रकार के ही युग्मक देखने को मिलेंगे। तो वही पॉइंट जो अभी हमने कहा मोनोहाइब्रिड की तरह आपको मिलेगा। अब यहीं पर पूर्ण सहलग्नता से रिलेटेड, कंप्लीट लिंकेज से मिलता हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। देखिए क्या लिखा है। एक पादप का जीन प्रारूप ये दे रखा है आपको, प्लस का मतलब डोमिनेंट है, यानी ये कैपिटल डी, ये कैपिटल जी, स्मॉल आर स्मॉल ई, फिर बाय यानी सामने वाले गुणसूत्र पर स्मॉल डी स्मॉल जी, ये कैपिटल आर कैपिटल ई, जिसमें सभी 4 जीन हम देख रहे हैं डी जी आर ई पूर्ण सहलग्नता दर्शाते हैं, कंप्लीट लिंकेज है। तो इस पादप से उत्पन्न होने वाले युग्मकों का जीन प्रारूप, जीनोटाइप क्या होगा। काफी सिंपल आपसे पूछा गया यहां पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीनोटाइप ये दे रखा है, पूर्ण संलग्नता है, यानी ये जो क्रोमोसोम पर उपस्थित है, इन जीन्स को अगर हम अरेंज करें तो ये जीन आपको दे रखे, ये देखिए प्लस का मतलब कैपिटल। अब पूर्ण संलग्नता, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं, तो ये ऐसे कैसे युग्मक में जाएंगे, मियोसिस एनाफेज अलग हुआ, ये क्रोमोसोम अलग, ये अलग, और ये ऐसे कैसे अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो 2 प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको यहां पर मिलते हैं। पहला युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल डी कैपिटल जी स्मॉल आर स्मॉल ई, और दूसरा ये युग्मक बना। क्लियर? क्योंकि इससे अगर हम देखें तो ये एक सेल, अब ये मियोसिस में अलग अलग हो गए, एक ये और एक ये, तो यहां 2 प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको मिल रहे हैं। तो याद रखें, जब भी पूर्ण संलग्नता है 2 प्रकार के युग्मक मिलना है। इसी में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप देखें, यहां एक पादप का जीन प्रारूप ये दे रखा है, आर टी और डी तीनों हेटेरोजाइगस है, जिसमें आर व टी जीन सिस व्यवस्था में है। सिस का मतलब याद रखिए, डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर, रिसेसिव एक क्रोमोसोम पर, और इनमें पूर्ण संलग्नता भी है। पहला तो दे दिया सिस है आर और टी, और दूसरा उसमें पूर्ण संलग्नता है। तीसरा पॉइंट क्या, जो डी जीन है वो असमजात गुणसूत्र पर, यानी वो लिंक जीन नहीं है, ये किसी और क्रोमोसोम पर असमजात गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो इस पादप में उत्पन्न होने वाले युग्मकों का जीनोटाइप क्या होगा। अब सॉल्व करें इसे, काफी सिंपल। सबसे पहले तो देखिए ये दे रखा है, इसमें आर और टी ये सिस अरेंजमेंट, तो पहले इनको सिस करिए, आर और टी को। आर और टी दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर और दोनों रिसेसिव एक क्रोमोसोम, ये तो हुआ सिस अरेंजमेंट। डी जो है वो असमजात गुणसूत्र पर है, यानी डी किसी और क्रोमोसोम पर है, ये हमने लिख लिया। अब इससे आपको युग्मक बनाने और युग्मकों का जीनोटाइप बताना है। यहां देखिए युग्मक बनाने के लिए ध्यान रखें, सबसे पहले हम आर और टी को लें जो लिंक जीन है, फिर जो डी है ये नॉन लिंक है, यानी किसी और क्रोमोसोम पर है, तो इसके लिए फोकलाइन मेथड अप्लाई करेंगे जैसा हमने मेंडलिज्म में किया था। देखिए पहले तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम कैपिटल आर कैपिटल टी का और एक स्मॉल आर स्मॉल टी का। तो पहले हमने लिखा यही कैपिटल आर कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल टी आएगा यहां पर, ये देखिए दूसरा स्मॉल आर स्मॉल टी। अब हमने ब्रांच बना दी, ब्रांच में क्या कर लेंगे, जो हेटेरोजाइगस है डी कैपिटल डी स्मॉल डी, यहां भी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल डी,
दूसरा यहां से, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए जहां आपको दे दिया 2 लिंक जीन है, तीसरा लिंक नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लिंक जीन है उनके युग्म यानी उनको अलग कर लें युग्मक बनाने के लिए। जैसे यहां पर पहले कैपिटल आर कैपिटल टी, ये हमने अलग कर लिया। फिर दूसरा स्मॉल आर स्मॉल टी, ये हमने अलग किया। अब डी जो हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस के लिए दोनों तरफ ब्रांच बना देंगे, फोक बना देंगे। तो ये 1 2 3 4, इस तरह से 4 प्रकार के युग्मक बनते हुए मिलने। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पर अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। टॉपिक हमारा चला था लिंकेज, सहलग्नता। 2 प्रकार हमने बताए, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण सहलग्नता पूर्ण हो चुका है। अब हम लेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता। नाम में ही देखिए काफी कुछ क्लियर कर रहा है। सहलग्नता लिंकेज तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहां 100% लिंकेज आपको नहीं मिलेगा। और 100% लिंकेज क्यों नहीं है? क्योंकि लिंकेज को कोई ब्रेक कर रहा है, लिंकेज में कमी आ रही है। और लिंकेज को ब्रेक करने वाला कौन? क्रॉसिंग ओवर। पूर्ण सहलग्नता में आपने देखा क्रॉसिंग ओवर नहीं था, इसलिए 100% लिंकेज। लेकिन यहां क्रॉसिंग ओवर के कारण लिंकेज कम होता हुआ आपको मिलेगा। और ये मोस्ट कॉमन है। जो आपका कंप्लीट लिंकेज था, पूर्ण संलग्नता, वो तो दुर्लभ था, काफी रेयर। लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कॉमनली देखने को आपको मिलता है। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर आपको मिलेगा, वहां इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता आपको मिलेगी। यही पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जीन के बीच जीन विनिमय यहां पाया जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर है तो इसलिए कंफर्म है यहां नए संयोजन बनेंगे, जबकि वहां पर पूर्ण सहलग्नता में केवल पैरेंटल था, केवल जनकीय प्रारूप, कोई नया प्रारूप नहीं, क्योंकि नए के लिए हमें चाहिए क्रॉसिंग ओवर। तो यहां क्रॉसिंग ओवर उपस्थित है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण यहां नए संयोजन बनेंगे। तो यहां पैतृक पैरेंटल, पैरेंटल के साथ साथ न्यू भी हमें मिलेंगे। तो न्यू आने का कारण कौन हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर। और पैरेंटल आने का कारण वही रहेगा, लिंकेज। तो यहां बता रहे हैं जो नए संयोजन, पॉइंट लिखा है इसलिए नए संयोजन बनते हैं, लेकिन पैतृक संयोजन हमेशा नए वाले से ज्यादा ही होंगे, ये भी ध्यान रखें आप। तो जो इनकम्प्लीट लिंकेज मिलना मोस्ट कॉमन है, इसका मुख्य कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है तो लिंकेज कम होगा, और क्रॉसिंग ओवर के कारण नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। और जो भी नए बनेंगे वो हमेशा पैरेंटल से कम ही होंगे, यानी लिंकेज हमेशा ज्यादा ही होगा। अभी आप देखेंगे भी इससे रिलेटेड पॉइंट। तो इसे एक डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें, तो सबसे पहले आपके सामने एक सेल आप देख रहे हैं, डिप्लॉयड सेल, ए और बी से आपने रिप्रेजेंट किया। एक और सेल लिया, वो भी डिप्लॉयड, ए और बी जीन हम देख रहे हैं। अरेंजमेंट आप खुद चेक करिए, सिस है या ट्रांस। ऑब्वियसली सिस अरेंजमेंट, दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर, दोनों रिसेसिव एक पर, तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे सिस अरेंजमेंट। अब यहां पर आप अपूर्ण सहलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज को समझेंगे कि क्रॉसिंग ओवर के कारण कैसे यहां इनकम्प्लीट लिंकेज मिलेगा और किस तरह से नए संयोजन आपको देखने को मिलेंगे, यानी नए प्रकार के युग्मक आपको मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर सेल डिवीजन हम करें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, एस फेज में आप जानते हैं डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्रोमेटिड्स डबल होंगे। तो ये 2 क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी सेम कॉपी बनाता है, तो कैपिटल ए के सामने कैपिटल ए कॉपी बनी, कैपिटल बी के सामने कैपिटल बी, इसी तरह से यहां रेप्लिकेशन हुआ। अब इस टेट्राड स्टेज में आप बताते हैं क्रॉसिंग ओवर, सेल डिवीजन में आप पढ़ते भी कि टेट्राड स्टेज में आपको मिलता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहां ये जो होमोलोगस, ये और ये दोनों कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम। और इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये रेड और ब्लू, इनमें आपको एक्सचेंज, जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। और जब क्रॉसिंग ओवर आप देखेंगे तो यहां युग्मक देखिए क्या क्या बनते हैं। पहला तो ये अलग हुआ, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो बिल्कुल पैरेंट है। ये कैपिटल ए कैपिटल बी एज इट इज, स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में कोई भाग नहीं लिया। यहां क्रॉसिंग ओवर है,
तो यहां क्रॉसिंग ओवर के कारण पहला क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये देखिए क्रॉस ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर हम देख रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा आप यही बताते हैं, समजात गुणसूत्र जो है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटेड उनमें एक्सचेंज, ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड में एक्सचेंज हुआ जीन विनिमय। तो स्मॉल बी इधर आया और कैपिटल बी इधर, तो अब ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी, और इधर कैपिटल बी है इसलिए अब क्या हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो यहां देखिए आप 4 प्रकार के युग्मक आपको बनते हुए दिखेंगे। पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तो एज इट इज पेरेंटल है, पैतृक में है कैपिटल ए कैपिटल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी देखिए ये भी पेरेंट में आपको मिल रहा है, तो ये दोनों पेरेंटल है, एज इट इज बने जैसे पेरेंट में थे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इन दोनों में आइए, पहले ये लीजिए कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या ये पैतृक जनक में है? नो, यानी ये नए प्रकार का बना, न्यू कॉम्बिनेशन। ये लीजिए स्मॉल ए कैपिटल बी, क्या ये यहां है? नो, ये भी न्यू टाइप का आपको मिल रहा है। यानी कि आप साफ देख सकते हैं अपूर्ण सहलग्नता, यहां पर आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिले, और न्यू आने का कारण कौन? क्रॉसिंग ओवर। जबकि जब हमने पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज पूर्ण संलग्नता, वहां केवल 2 प्रकार के युग्मक थे और दोनों पैरेंटल टाइप थे, कोई नया नहीं मिला। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट था और 100% लिंकेज आपको मिला। यहां देखे 4 प्रकार के युग्मक बने, 2 पैरेंटल और 2 नए। नए बनने का क्या कारण? क्रॉसिंग ओवर। पैरेंटल आने का कारण लिंकेज, यानी लिंकेज तो है, लिंकेज तो अभी भी है, लेकिन 100% लिंकेज नहीं है, इसलिए इसे आपने कहा इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता। और हमेशा ध्यान रखेंगे यहां पर जो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर परसेंटेज की बात करें तो नए हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे, लिंकेज हमेशा ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर यानी न्यू कॉम्बिनेशन हमेशा पैरेंटल से कम ही होगा। यहां हमने परसेंटेज नहीं बताया, ये केवल प्रकार बताए कि 4 प्रकार बनेंगे, 4 प्रकार में पैरेंटल का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से ऊपर नहीं मिलता है, सेल डिवीजन वगैरह में आप सुनते भी हैं। लिंकेज तो 100% आपको मिल सकता है, यानी लिंकेज हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन न्यू कॉम्बिनेशन हमेशा लिंकेज से कम ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? यही अगर आप नेक्स्ट में देखें, इधर भी हमने एक पैरेंटल सेल ले रखा है, यहां भी सेम वही रेप्लिकेशन आपने किया। अब यहां युग्मक बनाए अगर हम बिना क्रॉस ओवर किए, एक कंपैरिजन किया जा रहा है बिना क्रॉस ओवर, तो देखिए पहला युग्मक कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तो यहीं तक है, फिर दूसरा ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी, तीसरा स्मॉल ए स्मॉल बी, चौथा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब देखिए पहला जो है क्या ये पेरेंट में है? यस, पेरेंटल। दूसरा ये भी वही आया, तीसरा ये स्मॉल ए स्मॉल बी, चौथा ये भी यही, यानी ये सब कैसे बने? पैरेंटल। कब? जब क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। तो देखिए दोनों का एक कंपैरिजन हो गया, जब क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होगा तब तो आपको नए मिलेंगे, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो केवल पैरेंटल आपको मिले। तो यहां कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं? यहां 2 बन रहे हैं, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, एक स्मॉल ए स्मॉल बी, 2 प्रकार के और दोनों पैरेंटल है। यहां कुल 4 प्रकार के बने, 2 पैरेंटल और 2 नए। नए आने का कारण क्रॉसिंग ओवर, पैरेंटल आने का कारण आपको बताना है लिंकेज। जबकि पूर्ण सहलग्नता की बात करें तो पूर्ण सहलग्नता में हमेशा ही 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, दोनों पैरेंटल। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो 4 प्रकार के, 2 पैरेंटल 2 नए। नए आने का कारण क्रॉसिंग ओवर, और जो नए आएंगे वो हमेशा पैरेंटल से कम ही होंगे, यानी पैरेंटल जो है वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा, लिंकेज का परसेंटेज हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा ही देखने को आपको यहां पर मिलना है। ये पॉइंट ध्यान रखें आप। अब यहीं पर इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? एक पादप का जीनोटाइप ये दे रखा है, इसका मतलब आपको साफ मालूम है, प्लस मतलब डोमिनेंट, यानी कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है, और सामने वाले क्रोमोसोम पर स्मॉल ए स्मॉल बी।
जिसमें जीन्स में, इस वाले जीन में 20% पुनर्योजन आपको देखने को मिल रहा है। उन युग्मकों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए जिनका जीन प्रारूप ये हो, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी आपको बताना चाह रहा है यहां पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब इसे सॉल्व करें। किस तरह से सॉल्व किया जाए? सबसे पहले तो क्वेश्चन का जीनोटाइप आपने लिख लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल ए स्मॉल बी। इन्हें क्रोमोसोम पर अरेंज करें तो साफ हम देख सकते हैं ये सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट। ऑब्वियसली सिस, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर और दोनों रिसेसिव एक क्रोमोसोम पर। सिस अरेंजमेंट आपको यहां पर मिल रहा है। अब यहां से क्रॉसिंग ओवर दे रखा है, और जब भी क्रॉसिंग ओवर है तो हम जानते हैं 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर पूर्ण सहलग्नता होती तो केवल 2 प्रकार के युग्मक, लेकिन क्रॉसिंग ओवर है, साफ लिखा है 20% आपको पुनर्योजन मिलना है, तो जीन विनिमय है, तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 पैरेंटल और 2 नए। 4 कौन कौन से बनेंगे आप देख सकते हैं, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, यही बनने। अब इनमें से ये देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये तो कौन हो जाएंगे? पैरेंटल। ये वाले तो पैरेंटल होंगे, और ये जो बने ये नए आपको यहां पर मिलने। क्लियर स्टूडेंट्स कि 4 प्रकार के युग्मक बने। क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये हमने लिखा, तो ये तो कौन हो गए? जन्मकीय पैरेंटल, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। बाकी ये 2 बने नए, और ये कौन से प्रोसेस से बने? क्रॉसिंग ओवर से। अगर आप इसको क्रोमोसोम पर देखें, देखिए इस तरह से हमने बनाया कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी अगर हम लिखें, अब यहां क्रॉसिंग ओवर है तो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। आप जानते हैं, अभी हमने देखा भी था इसका टेट्राड बनाकर, इस तरह से पहले आपने बनाया स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां भी आप टेट्राड बनाते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। अब मियोसिस हम करें तो 4 बनेंगे। पहला तो कौन सा बन जाएगा? पैरेंटल हमने ले लिया कैपिटल ए कैपिटल बी, एक पैरेंटल आप ले लेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। ये देखिए ये तो बने कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों पैरेंटल आपके सामने। जो 2 नए बनेंगे वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। अब क्रॉस ओवर हमने कर लिया यहां पर, तो इधर आ जाएगा कौन? स्मॉल ए कैपिटल बी, और यहां आपको मिलेगा ये कैपिटल ए यहां आ चुका है, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये जो 2 है ये नए है, स्मॉल ए कैपिटल बी ये रहा, और कैपिटल ए स्मॉल बी ये रहा। चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बट काफी टाइम लगेगा क्रोमोसोम ड्रॉ करके। ये हमने डायरेक्टली ड्रॉ किया। ये बना कैसे वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इनको हमने इस मैकेनिज्म से बनाया। ये केवल आपके नॉलेज के लिए दे रखा है। तो ये 4 प्रकार के युग्मक बने, 2 तो पैरेंटल लिंकेज एज इट इज, 2 नए बनाए हमने क्रॉस ओवर के थ्रू। क्लियर? अब क्वेश्चन में साफ दे रखा है क्रॉसिंग ओवर जो है वो है आपका 20% आपको यहां पर मिलना है। तो जब क्रॉसिंग ओवर 20%, तो लिंकेज कितना हो जाएगा? 80%, यानी पैरेंटल जो लिंकेज है वो 80% मिलना है। अब 20 में और 80 में हम देखें तो 80 के 2 कितने हो जाएंगे? 40% में, और 20 वाले ये आपको 10% में मिलना है। क्लियर कर रहा है कि यहां 4 प्रकार के युग्मक बने, 20% क्रॉसिंग ओवर, तो अंडरस्टूड लिंकेज कितना हुआ? 80%। 80 में 2 40, 20 के 2 10। अब पूछा किसका है? प्लस बी, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी की बात की जा रही है, यानी ये वाला। तो कैपिटल ए स्मॉल बी आपके सामने ये रहा। हम देख सकते हैं कितने परसेंट आपको मिल रहा है? 10%। सो करेक्ट आंसर होगा यहां पर 10%। काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहां। अगर सेम क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए यहां 10% क्रॉसिंग ओवर, तो लिंकेज कितना हो जाएगा? 90%। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर दे रखा है आपको 4 प्रकार के युग्मक बनाने, 2 पैरेंटल और 2 नए। क्लियर? यहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन लीजिए आप। एक पादप का जीनोटाइप ये दे रखा है आपको, जिसमें पुनर्योगज 30% है, यहां 30% दे रखा है। उन युग्मकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका जीनोटाइप, देखिए दोनों डोमिनेंट, यानी कैपिटल डी
और कैपिटल आर की बात की जा रही है। इस गैमेट वाले परसेंटेज को आपने फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे। ये लिखा क्वेश्चन का जीनोटाइप। अब ये अरेंजमेंट कौन सा है, सिस या ट्रांस? बिल्कुल हम देख सकते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है। यहां डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। क्लियर। अब यहां पर भी युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 2 या 4? सीधी सी बात है, 4 प्रकार के। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर दे रखा है। अगर पूर्ण सहलग्नता होता, बार बार कहा जा रहा है, पूर्ण सहलग्नता होती तो सीधी बात है 2 प्रकार के बनते हैं, दोनों पैरेंटल। लेकिन परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर गिवन है 30, यानी जीन विनिमय मिल रहा है, तो 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 पैरेंटल और 2 नए। तो अब इससे हम 4 प्रकार के युग्मक बनाए, यही आपको मिलेंगे। कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल आर। पहले तो ये लिख लिया पैरेंटल। अब जो नए हैं वो क्रॉस ओवर करके हमने बना दिया कि स्मॉल डी को यहां ले लेंगे तो स्मॉल डी स्मॉल आर, और ये कैपिटल डी यहां आया तो कैपिटल डी कैपिटल आर। ये 4 प्रकार के युग्मक ये बन गए क्रॉस ओवर से, और ये पैरेंटल बनने लिंकेज से। क्रॉसिंग ओवर के लिए परसेंटेज 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70%। अब 70 में ये दोनों हो जाएंगे 35%, और 30 में ये दोनों हो जाएंगे 15% आपको मिलना है। पूछा किसके लिए गया है, दोनों डोमिनेंट, यानी कैपिटल डी कैपिटल आर, और ये आपको मिलना है यहां पर 15%। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बताए गए, जिसमें केवल याद रखें जब पूर्ण सहलग्नता है 2 प्रकार के युग्मक, कहीं भी क्रॉसिंग ओवर दे रखा है तो आपको मिलना है कुल 4 प्रकार के युग्मक, 2 पैरेंटल 2 नए। नए हमेशा पैरेंटल से कम होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा लिंकेज से आपको कम ही देखने को मिलना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लिंकेज में ही अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट लिंकेज को ही लिंक करते हुए आपको मिलेगा जीन मैप, या इसे आप कह सकते हैं क्रोमोसोमल मैप। नाम से ही आइडिया लग रहा है मैप यानी एक तरह से मानचित्र। स्कूल लेवल पे भी आपने कई तरह के मैप बनाए, तो यहां पे क्रोमोसोमल मैप यानी कि जीन मैप बनाना एक तरह से यहां भी मानचित्र, क्योंकि सहलग्नता में हमने कहा था कि जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। डायग्राम भी आपने देखा, एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन। तो अब उस गुणसूत्र पर कौन सा जीन कहां पर उपस्थित है, उसे एक चित्रण के द्वारा प्रदर्शित करना ही एक्चुअल में क्या कहलाएगा, मैप, जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप। कि क्रोमोसोम पर ए जीन, बी जीन, एम, जेड, एफ, जो भी XYZ जीन हम ले रहे हैं, कौन सा जीन गुणसूत्र पर कहां उपस्थित है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन या चित्रण हम कहें, उसे ही कहना यहां पर जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप। क्रोमोसोमल मैप की बात करें तो सबसे पहले अल्फर्ड ने यहां पे तैयार किया था जीन मैप को। जीन मैप के लिए एक पॉइंट जो पहले हमने कहा कि यह एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सहलग्न जीन का चित्रात्मक जो है वो यहां पे प्रदर्शन करता है। यह टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बिहाफ पे बनाया गया है। जितने भी जीन मैपिंग हम बताते हैं, आगे देखेंगे भी अभी हम, ये एक इंट्रोडक्शन के केवल पॉइंट है। तो टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स के बिहाफ पे हम जीन मैप को यहां पर अरेंज करते हैं। जीन मैपिंग के क्या बेनिफिट अगर हम देखें तो कॉमनली ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां पे देता है। सबसे पहला, गुणसूत्र पे जीन का क्रम बताता है, यानी कौन सा जीन पहले है कौन बाद। जैसे हमने कहा ABCDF जीन है, तो क्रोमोसोम पे पहला कौन जीन है, उसके बाद कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन, चौथे नंबर पे कौन है। तो क्रोमोसोम पर सहलग्न जीन का जो क्रम, सीक्वेंस, वो आप जीन मैपिंग से पता कर सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैप के थ्रू आपको मिलती है वो है डिस्टेंस, यानी कि जीन के मध्य की दूरी। और जिसपे हम बताते हैं कि अगर जीन पास होगा तो हमें मालूम चलता है लिंकेज ज्यादा है, और अगर जीन के मध्य की दूरी ज्यादा है यानी लिंकेज कम और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। तो ये 2 पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है यहां पर जीन मैप से। अब यहीं पर आप ध्यान रखें, जीन मैपिंग के लिए जैसा हमने कहा जीन की दूरी पता लगती है, और अगर जीन की दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। तो दूरी हम कैसे पता करें, और दूरी पता करने के लिए आपको जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर की नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि जीन के बीच में जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही उसे हम दूरी मानते। यानी अगर दो जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता ज्यादा है तो मानिए कि दूरी ज्यादा है, और यदि दो जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर के परसेंटेज कम है यानी उनके मध्य की दूरी कम है, और उसी दूरी के आधार पर आप अपने जीन को क्रोमोसोम पर अरेंज करते हैं और एक मैप बनाते हैं। क्लियर? तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझें, आप बता रहे हैं जीन मैप या क्रोमोसोमल मैप, जिसमें हम जीन को गुणसूत्र पर व्यवस्थित करते हैं। और जब व्यवस्थित हमें करना है तो किस आधार पर व्यवस्थित किया जाए? तो ऑब्वियसली मानचित्र बना रहे हैं, मैप यहां पर, तो हम दूरी के आधार पर ए जीन, बी जीन, सी जीन, कौन सा जीन दूसरे जीन से कितने दूरी पे हमें व्यवस्थित करना है। तो अब सवाल यह आता है कि दूरी कैसे ज्ञात करें? तो दूरी यहां पे ज्ञात करने के लिए हमें क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दूरी ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, या कहें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है मतलब दूरी ज्यादा है, और यदि क्रॉसिंग ओवर हमें कम मिले तो सीधी सी बात है दूरी कम है। तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कैसे पता किया जाए? वो काफी सिंपल, उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला हमें दे रखा है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का पुनर्योगज रिकॉम्बिनेशन जो है उसके परसेंटेज के लिए कि न्यू बाय टोटल इंटू 100, यानी जो नए कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं जिसे हम पुनर्योजी भी कह सकते हैं, जो नया है, नए संतति बाय कुल संतति, टोटल में दोनों आ जाएंगे, पैरेंटल जन्मकीय भी और नए वाले भी। तो नए पुनर्योगज बाय टोटल इंटू 100 कर दे, आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या कहें परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और जितने परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा वही आपको मान के चलना है दूरी। जैसे सपोज हम ए और बी जीन का अध्ययन कर रहे हैं, हमने कोई क्रॉस कराया, आपको पैरेंटल नए सब मिले, सारे डाटा हमने इस फॉर्मूला पे अप्लाई किए, और जितना परसेंट हमें मिलेगा क्रॉसिंग ओवर का वही ए और बी जीन के मध्य की दूरी हम यहां पर मान के चलेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे अगर आपको मिलता है 1% पुनर्योजन, 1% आपको रिकॉम्बिनेशन मिला, तो दूरी कितनी हो गई? 1 मैप यूनिट, या इसे हम कह सकते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। 1 मैप यूनिट, या इसे आप बता सकते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन के रेस्पेक्ट में आपने दे रखा है, सो सीएम, स्मॉल सी कैपिटल एम। 10% अगर आपको पुनर्योगज मिला तो आप दूरी कह देंगे 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट। तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन पता करना काफी इजी, नए बाय टोटल इंटू 100, ये आपको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और जितना परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वही आपको मानना है यहां पर दूरी, ये ध्यान रखें। अब जीन मैपिंग किस तरह से की जाए या इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते हैं आपके सामने। देखिए किस तरह से। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां 3 जीन दिए, ए, बी और सी। ए और बी के बीच 20% जीन विनिमय है, बी और सी के बीच 28, ए और सी के बीच 8% है। अब पूछा क्या है, गुणसूत्र पर इन जीन्स का अनुक्रम यानी सीक्वेंस क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन में परसेंटेज पता नहीं करना है, परसेंटेज हमें दे रखा है। जिन क्वेश्चन में परसेंटेज न दे रखा हो वहां आप वो फॉर्मूला यूज में लेंगे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन का। वहां सारे डाटा दिए होंगे, ना इतने आए, पैरेंटल इतने आए, डाटा आप लगाएं, आपको मिल जाएगा आंसर। यहां काफी सिंपल, परसेंटेज दे रखा है, केवल आपको मैप बनाना है, यानी केवल बताना है कि क्रोमोसोम पर कौन सा जीन कहां किस क्रम में उपस्थित है। तो सॉल्व करेंगे इसे, देखिए किस तरह से। पहले तो ये डाटा सारे अगर हम नोट करें तो ए और बी के बीच 20 सेंटीमॉर्गन यानी 20% रिकॉम्बिनेशन, तो 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। सी बी का ये डिस्टेंस, ए सी का ये डिस्टेंस दे रखा है। जब भी आपको मैप बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और ये लाइन क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमेशा ट्राई करें इस लाइन में सबसे पहले उन जीन्स को लिखे जिनमें सबसे ज्यादा दूरी है, यानी जिनमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज मिल रहा है। सबसे ज्यादा आप देखिए 28, किसमें? सी और बी। तो सबसे पहले हमने सी और बी की दूरी ले ली 28 सेंटीमीटर। अब आप किसी को भी अरेंज कर सकते हैं। सपोज अब हमने लिया यहां पर ए और सी 8 सेंटीमीटर, यह हमें मिला ए और सी 8 सेंटीमीटर।
देखिए कई बार ये भी हो सकता है कि हमने ए यहां ले लिया, अब ए और सी इसको हम ले लेते हैं 8, तो देखिए आगे ये मैच नहीं करेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए ए और बी कितना दे रखा है 20, तो यहां ए है तो बी 20, तो 28 हो रहा है। लेकिन अगर ए हमने यहां लिया होता तो 28 तो ये और 8 ये, तो ए और बी की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती, ये 20 मैच नहीं होता, तो इससे फिर अब आपने रब कर देना है, यानी ए बाहर की ओर नहीं आएगा, ए अंदर की ओर ही आपको मिलना है। क्लियर? फिर से एक बार चेक करें, देखिए सी और बी हमने बताया 28, अब ए और सी ये आपका आ रहा है 8 सेंटीमॉर्गन, ए और बी ये आपका हो गया 20, तो 20 प्लस 8 28 टोटल कवर हो गया। तो इस गुणसूत्र पर पहला जीन सी, फिर ए, फिर बी है, या हम बता सकते हैं पहला जीन बी, फिर ए, फिर सी। मैप है, मैप की रीडिंग दोनों डायरेक्शन में ले सकते हैं आप, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी तरह से। क्लियर? तो ये परसेंटेज दे रखा है, इसका आपने मैप बनाया। इसी तरह से अगर हम देखें एक और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें, यहां परसेंटेज दे रखे कई सारे जीन के, अब यहां पे भी जीन का अनुक्रम यानी मैपिंग आपको करनी है। तो मैपिंग अगर हम करें तो ट्राई वही करें कि सबसे पहले जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो लेते हुए हम चल सकते हैं यहां पर। तो डी और ए ये सबसे ज्यादा है 40%, तो सबसे पहले आपने लिया यहां ए और डी या डी और ए 40%, 40 सेंटीमॉर्गन ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं। अब अगर आप लेते हैं यहां पे सी और डी, ये प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे करें, ट्राई करें, सी और डी ये आपको मिल रहा है 25, ये हमने नोट किया। फिर यदि आप बढ़े आगे 15, सी ले रखा है हमने, सी और ए ये आपको मिल रहा है यहां पर 15, ये सी और ए हमने ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, फाइनली वो मैच होना जरूरी है। फिर ए और बी पास पास में 5 सेंटीमॉर्गन हमें मिल रहा है, बी और सी ये आपको मिल जाएंगे 10, आपको बनते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब सीक्वेंस क्या बना, ए बी सी डी, ये, या फिर ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं डी सी बी ए, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप रीड आउट कर सकते हैं। तो एक काफी सिंपल पैटर्न, परसेंटेज दे रखा है, केवल आपको अरेंज करना है। यहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो नेक्स्ट पैटर्न अगर लें, ये थोड़ा डिफरेंट है, देखें यहां ड्रोसोफिला में टेस्ट क्रॉस कराया गया और इसका रिजल्ट हमें ये मिले, ये 4 रिजल्ट दे रखे, देखिए प्लस प्लस ए बी है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, 41 दोनों रेसेस से 41, ये ट्रांस आप देख सकते हैं मीन्स के ट्रांस अरेंजमेंट की तरह 9 और ये 9, ये टेस्ट क्रॉस के 4 रिजल्ट आपको दिए हैं केवल। अब सवाल क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है, पुनर्योजन की प्रतिशतता, सहलग्न जीन के मध्य की दूरी, ये सिस है या ट्रांस ये बताना है, ये कपलिंग है या रिपल्शन, ये 4 आंसर आपको देने इन 4 पार्ट के। 1 बाय 1 लीजिए। सबसे पहले पूछा गया है पुनर्योजन की प्रतिशतता, और जब भी प्रतिशतता पता करनी है हमारे पास फॉर्मूला था न्यू बाय टोटल इनटू 100, हमने यही कहते हैं। अब यहां देखिए नए और टोटल हमें पता करने हैं, नए कितने हैं यहां पे, ये दोनों नए हैं 9 और 9, ये दोनों यहां पे नए वाले बन रहे न्यू, तो ये तो कितने हो गए 18 18, ये दोनों कौन है यहां पेरेंटल, जनकीय प्रारूप है, ये पेरेंटल है, क्योंकि हमने कहा था नए हमेशा कम आएंगे, पेरेंटल हमेशा ज्यादा होंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता पढ़ाते समय हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर हमेशा लिंकेज से कम होगा, यानी नए हमेशा कम होंगे, जो पेरेंटल है जनकीय वो हमेशा ज्यादा होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें जो नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो पेरेंटल है और जो कम आएंगे वो नए आपको यहां पर मिलने हैं। तो नए हो गए यहां पर 18, और कुल संतति यानी चारों काउंट करें, अगर नंबर ऐड करें तो ये आपको मिलने 100। तो फॉर्मूला क्या था, न्यू बाय टोटल, तो न्यू तो 18 है और टोटल आपके पास में 100 इंटू 100 कर देंगे, 18% क्रॉसिंग ओवर, यानी पहले का आंसर हो जाएगा कितना 18% आपको यहां पर मिलना है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरा दूरी भी वही
हमने कहा था जितने परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा वही जीन के मध्य की दूरी मानना है। तो 18% क्रॉसिंग ओवर, तो दूरी भी कितना 18 सेंटीमॉर्गन आप लेकर चलेंगे। अब अरेंजमेंट पूछा है कि सिस अरेंजमेंट है या ट्रांस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हमेशा आपको पेरेंटल में चेक करना है और पेरेंट ये है, तो पेरेंट्स में आप चेक कर सकते हैं यहां पे कौन सा अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट, और सिस को ही कहा गया है कपलिंग, ट्रांस को हम कहते हैं रिपल्शन। तो अरेंजमेंट आप देख सकते हैं यहां पर पेरेंट्स, पेरेंट में सिस अरेंजमेंट, तो आंसर हुआ सिस यानी कि कपलिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, एक पादप के टेस्ट क्रॉस का परिणाम ये इस तरह से दे रखा है, ये डाटा दे रखे हैं, चारों चीजें आपको पता करनी है। पहला वही परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन पता करना है, फिर दूरी, फिर सिस है या ट्रांस यानी कपलिंग या रिपल्शन। तो सबसे पहले वही आप याद रखें न्यू बाय टोटल। अब यहां जो कम है, कम ये दोनों है, तो ये कौन हो जाएंगे न्यू, ये ज्यादा है तो ये जनकीय यानी पेरेंटल। तो परसेंटेज देखें तो उसके लिए सबसे पहले न्यू, पुनर्योजी ये कितने आ रहे हैं, ये नए वाले कितने, ये 400 आ रहे हैं। कुल संतति अगर हम जोड़ें तो ये मिलेंगे आपको 2000, यानी 400 बटे 2000 इंटू 100 अगर हम करें तो आपको मिलना है 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20% रिकॉम्बिनेशन। अब जब क्रॉसिंग ओवर 20% है तो दूरी, दूरी भी कितनी होगी 20 सेंटीमॉर्गन, यही हमें बताना है दूरी। अरेंजमेंट सिस ट्रांस है, अरेंजमेंट हमेशा किस में देखेंगे पेरेंटल में, पेरेंटल में देखिए कैसा अरेंजमेंट है, ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यानी कि ट्रांस अरेंजमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो काफी सिंपल, दो तरह के क्वेश्चंस आपने देखे, एक मैपिंग जिसमें परसेंटेज दे रखा है, केवल आपको अरेंज करना है, और दूसरे में परसेंटेज पता करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर ले न्यू बाय टोटल इंटू 100। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहीं पर फिर एक वर्ड आप सुनते हैं सहलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप। देखिए लिंकेज में आपने कहा था जीन एक ही गुणसूत्र पर है, वो सभी जीन सहलग्न जीन, और वो साथ में जाएंगे सहलग्नता यानी लिंकेज कहलाएंगे। अब लिंकेज ग्रुप किसे कहा जाए, एक्चुअल में जो समजात गुणसूत्र पर जितने भी सहलग्न जीन हैं उन सभी सहलग्न जीन को आप क्या कह सकते हैं, लिंकेज ग्रुप सहलग्न समूह। देखिए जैसे ये क्रोमोसोम, इस पे कई सारे जीन हैं, ये सारे जीन सहलग्न जीन है, तो इन सभी सहलग्न जीन को मिलाकर हमने क्या कह दिया, सहलग्न समूह लिंकेज ग्रुप आप कह सकते हैं। समजात गुणसूत्रों का एक जोड़ा एक सहलग्न समूह कहलाएगा। एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है वो सभी सहलग्न जीन, तो इसे आपने कह दिया सहलग्न समूह लिंकेज ग्रुप। और एक क्रोमोसोम जो होमोलोगस है वो अपने आप में एक लिंकेज ग्रुप होगा। और हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड में क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है तो वो भी अपने आप में एक ही लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। यहां पर देखिए किस तरह से सहलग्न समूह की संख्या हमें पता करनी है, दो तरह से आप बता सकते हैं। पहला समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या, समजात जैसे ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये होमोलोगस है, तो यहां अब कई सारे जीन हैं, ये सब सहलग्न जीन, ये अपने आप में क्या हो गया, एक सहलग्न समूह एक लिंकेज ग्रुप। क्लियर। इसी तरह से या फिर हम हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड में कैसे काउंट करें, अगुणित कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या। अब हैप्लॉइड में तो एक ही क्रोमोसोम होगा, ये पेयर, जैसे ये पेयर है यहां पर, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कुछ भी हम लिखे तो यहां ये एक, तो ये भी अपने आप में एक लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब साफ है, किसी क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है वो सहलग्न जीन है। डिप्लॉइड की बात करेंगे तो समजात गुणसूत्र है, होमोलोगस है, तो ये एक लिंकेज ग्रुप हुआ, एक है ये दो लिंकेज ग्रुप नहीं है, ये एक ही लिंकेज ग्रुप कहलाएगा क्योंकि जीन वही है, ए बी सी डी जीन, एलील अलग अलग हो रहे हैं। यहां हैप्लॉइड में एक क्रोमोसोम रह गया, ये भी आपका एक लिंकेज ग्रुप यहां पर कहलाएगा, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो सहलग्न समूह की संख्या, डिप्लॉइड समजात की बात करें
जोड़ों की संख्या समजात गुणसूत्र में जितने जोड़े हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे, और हैप्लॉइड की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या अगुणित कोशिका में, हैप्लॉइड में जितने क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप, डिप्लॉइड में जितने जोड़े उतने लिंकेज ग्रुप आपको यहां पर मिलने। जैसे ह्यूमन में बात करें 2n डिप्लॉइड है ह्यूमन, 46 क्रोमोसोम आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो जोड़े कितने यहां पे 23 जोड़े, तो लिंकेज ग्रुप आपने बताना यहां पर 23। और हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे 23 ही होंगे, तो लिंकेज ग्रुप वही कहलाएगा 23। क्लियर। इस तरह से अगर कुछ एग्जाम्पल लेकर हम देखें, जैसे देखिए सबसे पहले हम मटर की बात करें, पी मेंडल का प्लांट, मटर डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में कुल कितने क्रोमोसोम मिलेंगे 14, हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे 7 होंगे मटर में। अब लिंकेज ग्रुप मटर में कितना होगा 7 कहेंगे या 14, लिंकेज ग्रुप 7 कहलाएगा क्योंकि 7 जोड़े हैं, यानी हैप्लॉइड में 7 क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप हो गए 7 लिंकेज ग्रुप आपको मिलना है। ड्रोसोफिला आप लीजिए, ड्रोसोफिला में 2n हमने लिखा था 8, याद होगा आपको, यानी हैप्लॉइड में कितने हो गए 4, यानी ड्रोसोफिला में 4 जोड़े गुणसूत्र, तो लिंकेज ग्रुप संलग्न समूह कितने हुए 4, यानी जितने हैप्लॉइड में क्रोमोसोम है उतने ही लिंकेज ग्रुप है। और या कहें जितने डिप्लॉइड में जोड़े हैं 4 जोड़े तो 4 लिंकेज ग्रुप, 7 जोड़े 7 लिंकेज ग्रुप आपको मिलना है। प्याज की बात करें जो डिप्लॉइड है 16 क्रोमोसोम आपको मिलते हैं, यानी कि 8 जोड़े गुणसूत्र प्याज में पाए जाते हैं। और प्याज के हैप्लॉइड सेल की बात करें तो 8 युग्मक में 8 गुणसूत्र होंगे, तो लिंकेज ग्रुप आपको कितने मिलने हैं 8 ही आपको मिलेंगे। एक एग्जांपल लीजिए ह्यूमन का, जो अभी हमने देखा, ह्यूमन में कॉमन बात की जाए तो 23 ही हम कहेंगे, लेकिन नर और मादा में अलग अलग पूछा जाए तो देखिए किस तरह से। ह्यूमन डिप्लॉइड है चाहे नर या मादा, 46 आपको मिलते हैं, और हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम मिलते हैं। अब मादा की बात की जा रही है तो संलग्न समूह 23 कैसे देखें, नर भी डिप्लॉइड है 46 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड में 23 होगा, लेकिन लिंकेज ग्रुप 24 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नर में 2 प्रकार के युग्मक है, एक X और एक Y। याद रखिए, देखें 22 ये तो ऑटोसोम है, 22 की बात की जाए ये ऑटोसोम, मेल फीमेल दोनों में सेम चलेगा, बट फीमेल में 22 प्लस X यानी ये हुआ 23। मेल की बात करें 22 तो वही ऑटोसोम, लेकिन एक X क्रोमोसोम है प्लस एक Y, ये 2 अलग अलग है, तो 22, 23, 24, तो यहां पर आपने बताने 24। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया के केस में लिंकेज ग्रुप कहलाएगा 1, यहां लिंकेज ग्रुप 1, एक जीनोमिक सर्कुलर डीएनए आपको मिलता है, तो उस बिहाफ पर बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप हमें कहना है 1। तो एग्जांपल्स याद रखें, कौन से जीव में कितने लिंकेज ग्रुप मिलने। किसी का एग्जाम्पल याद नहीं है तो क्रोमोसोम नंबर से याद रखें, हैप्लॉइड में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही आपको लिंकेज ग्रुप सहलग्न समूह मिलने। क्लियर स्टूडेंट्स?